Hello everyone, welcome to the NCERT पाठशाला। In the last video हमने डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बींग्स का ख़त्म किया था। ओके, अब हम ये देखेंगे हम कैसे आंसर्स लिखें कि हमें मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में मिल सके। और उसके लिए हमें पता होना चाहिए पहले कि हमें हमारे जो आंसर्स हैं वो कितने मार्क्स के आने वाले हैं, कौन से क्वेश्चंस, उस हिसाब से हम उन्हें आंसर्स कर सकें। पेपर में 3 सेक्शंस होंगे आपके, ए, बी एंड सी। सेक्शन ए 20 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी 30 मार्क्स का होगा और सेक्शन सी भी 30 मार्क्स का होगा। ओवरऑल पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा थ्योरी एंड 20 मार्क्स के आपके होंगे प्रैक्टिकल्स। सो आपके एग्जाम्स में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले रहेंगे जो कि अलग अलग सेक्शंस में दिए रहेंगे। आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग हर क्वेश्चंस को आंसर करना होगा। लाइक जब हम सेक्शन ए की बात करते हैं जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, वो होंगे वेरी शॉर्ट और 1 वर्ड। वेरी शॉर्ट या 1 वर्ड आंसर्स में हमें सिर्फ एक लाइन में या एक वर्ड में आंसर देना रहता है, नॉट मोर देन डैट। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं जैसे सलाइवा पे, एलिमेंट्री कैनाल्स। ये जस्ट एग्जाम्पल्स हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इस टॉपिक्स पे, जैसे कि सलाइवा से रिलेटेड कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है, कहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता, ईसोफेगस में सीडोपोडिया क्या होता है। किसी भी ऑर्गन की आपसे लोकेशन पूछी जाती है, साथ ही साथ एंजाइम्स के नाम देख के उनका वर्क या वो कहाँ से रिलीज होते हैं ये पूछा जा सकता है। अब हम सेक्शन बी फॉर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करें। ये शॉर्ट आंसर्स होते हैं, मतलब 30 to 40 वर्ड्स के बीच में हमें इन्हें डिस्क्राइब करना होता है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड है जैसे व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट ऐसे प्रोटीन है जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनकी स्पीड को इंक्रीज करने का काम ये कैटलिस्ट करते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शंस में हमें ज़रूरत होती है कैटलिस्ट की, चाहे वो बॉडी के अंदर हो रहा है, ये कोई केमिकल रिएक्शन हम लोग लेबोरेटरी में परफॉर्म कर रहे हैं। कैटलिस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डेजर्ट प्लांट के ऊपर कि वो कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं और कब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो अपना स्टोमेटा रात में खोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, फिर वो पूरे टाइम दिन में क्लोज रहते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो, लॉस ऑफ वाटर उनकी बॉडी से ज़्यादा ना हो पाए। हम सब जानते हैं जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो स्टोमेटा अपना दिन के टाइम में क्लोज रखते हैं लॉस ऑफ वाटर के लिए, क्योंकि उनकी बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है और उन्हें वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। डेजर्ट प्लांट को ज़ेरोफिटिक्स प्लांट भी बोला जाता है, अब उनके बारे में कुछ देख लीजिए। इन्हें डेजर्ट प्लांट बोलते हैं। ये ड्राई एरिया प्लांट होते हैं, लाइक डेजर्ट जैसी जगह पे होते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है। एग्जाम्पल कैक्टस, पाइनएप्पल, दे बिकॉज दे नीड लेस वाटर। ये कुछ मॉडिफाइड ऑर्गन्स हैं जो कि ज़ेरोफिटिक प्लांट अपने आप को मॉडिफाइड कर लेते हैं। ये बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, बहुत बड़ा इनका सरफेस एरिया नहीं होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा एवोपोरेशन को रोक पाते हैं। एवोपोरेशन से वाटर इनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। ये लीफ को अपने स्पाइंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब कांटों में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि लीफ से भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो जाए, स्टोमेटा ज़्यादा ओपन ना रहे। इनके जो स्टेम्स होते हैं वो वाटर स्टोर कर लेते हैं, काफ़ी थिक स्टेम होता है। अगर आपने एलोवेरा का प्लांट देखा हो अपने आसपास, उसकी जो स्टेम्स होती हैं वो इतना थिक होती हैं, उसके अंदर जेल फॉर्म ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है जो कि इन्हें हार्श क्लाइमेट में हेल्प करता है सर्वाइव करने के लिए। जो इनका रूट सिस्टम होता है वो बहुत बड़ा होता है। प्लांट दिखने में छोटे होते हैं लेकिन इनका रूट्स बहुत नीचे तक फैली हुई होती हैं ताकि ज़मीन के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा पानी ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकें और स्टोर करते हैं ये वाटर ताकि आराम से सर्वाइव कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन कार्निवोरस से ज़्यादा लॉन्ग क्यों होती है? आंसर इसका बहुत सिंपल है। जो हर्बीवोरस होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं और ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है सेलुलोज, जिसे डाइजेस्ट करने के लिए उसे स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी चाहिए होती है, क्योंकि इसके डाइजेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन छोटी होती है और एक एंजाइम भी इसके अंदर सेलुलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि हर्बीवोरस में नहीं प्रेजेंट होता है, लाइक काऊ।
और जितने भी रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं इनके अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा हो तो ये बहुत लॉन्ग होते हैं, ताकि वो सारे जितना सेलुलोज उन्होंने इंजेस्ट किया होता है वो अच्छे से उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। ओके, अब लास्ट की 5 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। अप्रॉक्स 5 to 6 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 70 to 80 वर्ड्स के रहेंगे। इसमें आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है 70 to 80 वर्ड्स के बीच में आप लिखिए सारी चीज़ें, पॉइंट टू पॉइंट लिखिए। अननेसेसरी थिंग्स, स्टोरीज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए और कोशिश करिए कि पॉइंट्स में लिखिए। डोंट राइट सो मच पैराग्राफ में ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स लिखिए और इम्पॉर्टेंट थिंग्स मेंशन करिए। 5 मार्क्स के लिए इतना इनफ होता है। क्वेश्चन लंबा करने की कोशिश मत करिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखने की कोशिश करिए। अब सेक्शन सी 5 मार्क्स में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप। इसमें आपको एटलीस्ट 5 पॉइंट्स मेंशन करने होंगे, 5 फॉर ऑटो, 5 फॉर हेटेरोट्रॉप्स। एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन, इनके बारे में, सारे ग्लैंड्स के बारे में आपको डिटेल्स में लिखना होगा। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन कैसा होता है, फुल डिटेल में आपको लिखना होगा। या प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये भी आ सकता है। सेक्शन सी में जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। आप छोटा करने की मत कोशिश करिए कि सिर्फ हमने ये डेफिनेशन लिखा और उसके पार्ट्स लिख दिए, उन पार्ट्स को भी आपको डिफाइन करना होगा अच्छे तरीके से। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज डायग्राम। डोंट फॉरगेट टू लर्न और प्रैक्टिस डायग्राम, बिकॉज 10th के बोर्ड्स में डायग्राम आता ही आता है, कुछ भी आ सकता है। इस चैप्टर में से मोस्ट कॉमनली है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके साथ साथ मे भी स्टोमेटा या क्लोरोप्लास्ट का भी दे दे। क्लोरोप्लास्ट और स्टोमेटा में मोस्टली लेबलिंग के लिए पूछा जाता है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर आपको ड्रॉ करने के लिए आ जाए। नाउ ड्रॉ कैसे करना है, ड्रॉ करने के लिए आप पेंसिल का यूज कीजिए, प्रॉपर लेबलिंग करिए, कोई भी कलर या शेडिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। जितना अच्छा डायग्राम उससे ज़्यादा अच्छी लेबलिंग होनी चाहिए। अगर आपने डायग्राम बहुत अच्छा बनाया, लेबलिंग आपने नहीं किया, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने डायग्राम के साथ लेबलिंग अच्छे से किया है, प्रॉपर सब सफाई साफ दिख रहा है, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे डायग्राम में। एंड द नेक्स्ट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। थर्टी क्वेश्चन अटेंड करने होंगे। 30 क्वेश्चन ईजी नहीं होते हैं एक बार में अटेंड करना, आपको उस टाइम सोचना भी है, अटेम्प्ट भी करना है, ड्राइंग भी करनी होती है अगर डायग्राम्स आ जाते हैं तो। इसलिए आप उसको प्रैक्टिस में लाइए, अभी से प्रैक्टिस करिए, अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे एग्ज़ाम टाइम में उसके आपके लिए उतना वो प्रॉफिटेबल होगा। डायग्राम की प्रैक्टिस करिए, वहाँ पे बार बार आपको इरेज करना फिर ड्रॉ करना ना पड़े। 1 और 2nd अटेम्प्ट में आपको परफेक्ट ड्राइंग बन जानी चाहिए। ओके, यहाँ पे आपका न्यू चैप्टर ख़त्म हो जाता है, जो कि लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट था। अब लाइफ प्रोसेस का सेकेंड पार्ट, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में रेस्पिरेशन जो कि है। सो ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। Thank you. I hope you liked the content and the video. Thank you everyone.